नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपने भर दिया होगा। नहीं भरा तो तुरंत भर दीजिए, क्योंकि जो लोग पहले फॉर्म भर देते हैं उनको काफ़ी फायदे होते हैं। जैसे कि आपको जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे कॉलेज मिलते हैं, यानी जहाँ पर आप फॉर्म पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर अच्छे कॉलेज में आप जाते हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो ईजिली अवेलेबल होता है। और दूसरा, अगर आप इंटरव्यू में पहुंचोगे तो आपका इंटरव्यू पहले हो जाता है। तो जो आप टॉर्चर होता है ना, एक महीना, अगर 1 महीना डिले हो जाए, 1.5 महीना डिले हो जाए, तो वो मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता है इसके अंदर। फटाफट जो होना होता हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू अभी हो या 2 महीने बाद हो, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन वो एक आदमी टेंशन में रहता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भरते हैं। चलिए, आज का वीडियो जिसके लिए है वो है कि घटना चक्र की जो बुक्स हैं, यानी कि जो यूपी पीसीएस में घटना चक्र की किताबें हैं, जो कि पीवाईक्यू हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, उसको पढ़कर हम यूपी पीसीएस प्री 2024 कैसे क्रैक करें। ठीक है, अब देखिए, किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ काम करने वाला, जैसे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। तो भाई, एक सिस्टम, अगर हम यूपी पीसीएस की तैयारी की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी मैजिक तरीका नहीं है, कोई मैजिक नोट्स, मैजिक किताबें, मैजिक कोचिंग, कोई मैजिक नहीं होता। मैजिक जो होता है वो सही प्रोसेस को फॉलो करने के अंदर होता है, और आपको एक सही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, और कॉन्सेप्ट के बाद आप मतलब स्टैंडर्ड चीजों से कॉन्सेप्ट पढ़ें, फंडामेंटल समझें, देन आप पीवाईक्यू लगाएं, देन आप टेस्ट दें। ठीक है, अगर आप इस तरह काम करते हो तो बेहतर रहता है। लेकिन चलिए, एक दूसरे तरह के लोग भी होते हैं जो थोड़ा लेट जगते हैं। उनको थोड़ा सा शुरुआत में इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बाद में जैसे एग्जाम पास आने वाला होता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि पीसीएस प्री कैसे क्रैक किया जाए। तो वहां पर भी कुछ रास्ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट तरीका है, बट ये बहुत बेहतरीन एक शॉर्टकट है, जिसको अगर आप इस्तेमाल कर ले आते हो तो अगले 100 दिन गए, 100 दिन तो नहीं बचे हैं, लेट सपोज 60-70 दिन बचे हैं, तो वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल ऊपर ले आ सकते हो। ये एक हिडन सीक्रेट है, एक चीट कोड है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल ऊपर बढ़ेगी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जो नए लोग हैं जो 2025 में देंगे या बाद में देंगे, तो मैं उनसे अभी भी कहूंगा कि ये तरीका आप अडॉप्ट शुरुआत में नहीं करेंगे। आप वही तरीका अपनाएंगे, ट्रेडिशनल तरीका, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, देन पीवाईक्यू लेकर आएंगे, देन आप टेस्ट देंगे। वही तरीका बेस्ट होता है। ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट वाला काम है, कम समय में परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए। तो घटना चक्र पढ़कर क्या यूपी पीसीएस प्री 2024 क्रैक किया सकता है? बहुत संभावनाएं कर सकते हैं। एक तरीका बताऊंगा कैसे किया जाता है। चलिए, पहले इसको हम पहले अपने बोर्ड पे डालते हैं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके। देखिए, घटना चक्र जो किताबें हैं वो एक पीवाईक्यू है। देखिए, अब पीवाईक्यू जब होता है, ये पीवाईक्यू है, घटना चक्र है आपका, पीवाईक्यू आता है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आता है। देखिए, 2 तरह की चीजें होंगी। पहला जो आते हैं वो आते हैं रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली रिपीट हो जाएंगे, मतलब एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, जितना भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, तो मुझे लगता है कि लगभग 50 में से 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि पहले आपको इसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है। ये क्वेश्चन जो है, ये 50-60 क्वेश्चन आएंगे, इस पे आपकी मास्टरी करनी है। ठीक है, मास्टरी करने के लिए क्या है कि आपको घटना चक्र की जितनी भी किताबें आती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, इन सब किताबों को परचेज कीजिए, इन्हें पढ़िए, जल्दी पढ़िए, फटाफट पढ़िए, और हो सके तो टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, अन्यथा आप भूलते हुए जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि 50-60 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इसके अंदर आपकी मास्टरी हो जाए। और अगर 90% एक्यूरेसी भी रहती है इसके अंदर, तो आप कम से कम 45 से लेकर 55 सवाल कुछ कर पाओ और एक लेवल पे ला सको। क्योंकि
अगर मान लेते हैं अभी जो है लगभग 220 सीट्स आई हैं, अगर ये सीट्स बढ़ जाती हैं, मैं कहता हूं डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, लेट सपोज 500 भी हो जाती हैं, 500 सीट्स भी हो जाती हैं, लेट सपोज, संभावना है, बहुत संभावना है, हो जाएंगी, हो जाती हैं, तो इसका जो 13 गुना जो होता है उतने लोग ही जो हैं वो मेंस में कॉल किए जाएंगे। तो अगर सब कैलकुलेट मैं कर लूं, अगर एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूं, तो मुझे लगता है कि 85 से लेकर 90 क्वेश्चंस के बीच में, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 85 से लेकर 90 अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जनरल, एससी, महिलाएं, सब मिलाकर 85 से 90 के बीच में आपका कट ऑफ जाना चाहिए, इसी बीच में रेंज में रहेगा मोर और लेस। अगर आप मुझसे बोले तो मैं चाहूंगा कि आप 90 पे अपना एक टारगेट लगा चलो, कि अगर मान लो सीट्स नहीं भी बढ़ती हैं, 220 ही रहती हैं, तो 90 के आसपास अगर कट ऑफ रहेगा तो आप थोड़ा सेफ हो जाओ। वैसे तो कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन फिर भी एक फिगर हमें रखनी पड़ती दिमाग के अंदर, तो आप उस फिगर को 90 सवाल पे रख लीजिएगा, 90 नेट 90 सवाल राइट होने चाहिए, ठीक है। अगर सीट्स बढ़ेंगे तो ये कम होकर 88, 87, 85 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब पहले अगर मान लेते हैं 90 हमारा टारगेट है, तो यहां देखिए कि 55 क्वेश्चन अगर आप राइट कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने एमसीक्यूज घटना चक्र पढ़कर 55 क्वेश्चंस को राइट कर लिया, यानी कि आपने 60% काम अपना कर लिया, 60% काम अपना कर लिया, ठीक है। अब यहां पर 55 सवाल जो होते हैं, इस 55 सवाल के बाद जो 55 सवाल राइट करोगे, प्लस अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में अगर इकोनॉमी के साथ हम बात कर लें, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स दोनों को मर्ज कर लें, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है थ्योरी का और एक होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स प्लस इंडियन इकोनॉमी को अगर हम मर्ज कर दें तो लगभग 40 सवालों के आसपास आता है, ठीक है। अगर 40 सवाल आते हैं और जिस तरह से करंट अफेयर्स टफ आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, तो मैं तो 20 की उम्मीद करता हूं कि आप 20 पे फोकस कर लो, ठीक है। तो 20-25 सवाल अगर आप करंट अफेयर्स से राइट कर ले जाओ, 20-25 सवाल आप राइट कर ले जाओ, तो आपके 75 के आसपास क्वेश्चन आपके यहां पर 75 to 80 सवाल आपके यहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू कर ले जाओ और करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कर ले जाओ, तो 75 to 85 क्वेश्चन आपके राइट होते दिखाई दे रहे हैं आपके। ये अब स्पेकुलेशन है, अभी मैंने फर्स्ट स्टेज बताई। पहला स्टेज आपका जो घटना चक्र की 6 किताबें हैं उन्हें ठीक से याद करना, रटना, टेस्टों के माध्यम से इसको याद कर लेना, ठीक है। कोशिश करना कि एक्यूरेसी 90% के आसपास रहे, यानी 45 से 55 सवाल आप कर पाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेज। अगर वो स्टेज नहीं पूरी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही आप क्राइसिस में काम कर रहे हो, मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। सेकंड स्टेप आएगा, आप करंट अफेयर्स कर पाओ, ठीक से करंट अफेयर्स कर पाओ। तो करंट अफेयर्स मैंने जैसे आपसे बोला था कि 40 सवाल, लगभग 40 सवाल आएंगे अगर इंडियन इकोनॉमिक से मर्ज करेंगे। चूंकि लेवल थोड़ा सा अलग हो चुका है, 20-25 सवाल ही आप राइट कर पाओगे। अब मैंने एक आइडिया लिया है जो नॉर्मल सी बात है, मैं बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहा हूं कि आपके बिल्कुल 40 में से 35 राइट ही हो जाएंगे। मैं 20-25 की बात कर रहा हूं जो कि हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहां पर 55 + 20 75 to 80 सवाल आपके राइट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि चूंकि कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास जा रहा है, तो नए सवाल भी करने पड़ेंगे, नए सवाल भी करने पड़ेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू और करंट अफेयर से नहीं होगा। अब यहां पे क्या करना है, यहां पर एक नया गेम आता है कि हमें जो है हमें समझना पड़ेगा, दो तरह की चीजें होती हैं। पीवाईक्यू पढ़ने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने कहा, एक है रिपीट, जो कि आपने 55-60 क्वेश्चन आएंगे, एक है आपका रिलेटिव रिपीट। रिलेटिव रिपीट, रिलेटिव रिपीट इसका मतलब क्या है? देखिए कि रिपीट का मतलब होता है कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट आ गया, पहले पूछा गया था वही एग्जैक्ट आ गया, थोड़ा बहुत भाषा चेंज कर दी लेकिन वही आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं रिपीट सवाल। रिलेटिव रिपीट जो होता है वो होता है कि क्वेश्चन रिपीट ना करे पर टॉपिक रिपीट कर जाए, टॉपिक रिपीट हो जाए, या क्वेश्चन जो पूछा गया था उससे चीजें पूछ लिया जाए। अब रिलेटिव रिपीट को करने का तरीका क्या होता है? देखिए, रिलेटिव रिपीट को करने का तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आप ढंग से पढ़ ले। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने एक 93 टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार की थी, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो तैयार किया हुआ है, आप देख लीजिएगा जाके। 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप इस पे फोकस कर पाते हो तो सबसे पहले तो उन्हीं टॉपिक्स को ढंग से कर लो। पहले तो एमसीक्यू हमने पढ़ लिया और
जो ये एक्स्ट्रा 93 टॉपिक्स हैं इनको पढ़ लो, जहां पे संभावनाएं ज्यादा हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके लिए ये 93 टॉपिक्स जो हैं इनको आप स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड किताबें हैं या कुछ नोट्स हैं, उससे थ्योरी पढ़ सकते हैं, यानी कि नए क्वेश्चन ढूंढ सकते हो कि जरूरी नहीं कि PYQ ही आए। लेट्स सपोज फंडामेंटल राइट है, अब फंडामेंटल राइट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ में देखेंगे, घटना चक्र में देखेंगे, तो लगभग 40, 45, 50 क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से पूछा जा सकता है, जो अभी तक पूछा नहीं गया है। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में मेरा है वो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आपने घटना चक्र पढ़ लिया, अच्छी बात है। उसके बाद भी आप जाके स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ाई करो, उस टॉपिक को समझो कि अगर मान लो नया क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। एक तरीका देखिए ये हो गया, ठीक है। तो अगर सारे टॉपिक नहीं कर रहे हैं, 93 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको फोकस कर लीजिएगा। मैंने वो लिस्ट दी हुई है। एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो किसमें क्या है, देखिए कोई भी MCQ जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब अमूमन हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब उसमें एक ऑप्शन मान लो राइट हो गया, हमने राइट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कहते हैं चीट कोड करना चाहें, और अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही है, आपने हम लोग अमूमन यहां तक खत्म कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन है, उसका सही आंसर ये कर दिया। लेकिन जो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है यहां पर, जो कि गलत हैं, सही आंसर तो ऑप्शन तो ए है, क्वेश्चन का सही जो है वो ए है, बट बी सी डी भी दिया है। अगर आप इनको फोकस कर दें, ठीक है, और इनके नोट्स बना दें, तो बहुत संभावना है कि यहां से आपको चीजें एग्जाम में मिल जाएंगी। जैसे लेट सपोज सवाल पूछाता है भारत की राजधानी कौन सी है, तो एक लिख दिया गया नई दिल्ली, एक लिख दिया गया इस्लामाबाद, यहां लिख दिया आपका ढाका, ठीक है, और कोलंबो, ये लिख दिया गया, ठीक है। अब आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, आपने राइट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो यहीं तक बात खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आपको लगता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भले ही यहां पर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, लेकिन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। अब आप क्या करोगे, आप बी ऑप्शन में जाओगे, आप इस्लामाबाद को देखोगे, इस्लामाबाद किसकी राजधानी है, ठीक है। आपको भले ही पता ना हो तो आप सर्च करोगे, अच्छा तो हो पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। फिर आपके ढाका में गए, ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। कोलंबो किसकी राजधानी, श्रीलंका की राजधानी है। अब आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब भविष्य में अगर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे आया, तो या तो रिपीट करेगा तो फिर से पूछ लेगा भारत की राजधानी कौन सी है, ठीक है। और अगर रिपीट नहीं करता है, रिलेटिव रिपीट करता है, बहुत संभावना है कि रिलेटिव रिपीट कर जाए, ठीक है, बहुत संभावना है कि रिलेटिव रिपीट कर जाए, तो पूछ लेगा पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो अब आपके चूंकि नोट्स बने हुए थे, आपने कहा इस्लामाबाद है और आपने राइट कर दिया इसके अंदर। वो घटना चक्र में नहीं होगा, रिलेटिव रिपीट जो है घटना चक्र में नहीं होगा, वो अलग चीज होगी, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो, पिछले 10-20 साल के ही क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, यकीन मानिए कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिपीट और रिलेटिव रिपीट मिलाकर आप बहुत कुछ कम समय में कर सकते हो। रिपीट और रिलेटिव रिपीट के को मिलाकर, नोट्स बनाकर, टेस्ट देकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये पूरा तरीका है जिसके माध्यम से आप कम समय में एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सही मेहनत करनी है। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह से हमें लेना पड़ता है। ज्यादा नॉलेज हो जाना का मतलब नहीं कि सिलेक्शन हो जाना, या कम नॉलेज है या नए अभी आए हैं, टाइम कम है, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर क्या बात थी, 10-10 साल से लोग प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो ऐसा ना होता, ठीक है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, ये नहीं कह रहा कि फुल प्रूफ है, मैं फिर कह रहा हूं ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट चूंकि अब 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, कम समय में क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए, पर्सनली मैंने इसको यूज किया हुआ है, बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप सब कुछ भी नहीं कर सकते तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और उसका रिपीट और उसका रिलेटिव रिपीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए बड़ी और इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे जो मैंने 93 टॉपिक बताए हुए हैं, अगर हम इस पे फोकस कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस PYQ रिपीट, यानी कि रिपीट क्वेश्चंस, और उन्हीं का रिलेटिव रिपीट,
अगर आप सिर्फ इस पे ही फोकस कर दो, सिर्फ इस पे फोकस कर दो, आप निकाल ले जाओगे। प्लस करंट अफेयर्स तो है ही है, करंट अफेयर्स तो है ही है। रिपीट, रिलेटिव रिपीट, करंट अफेयर्स, ठीक है, इसको ही फोकस कर दो, एग्जाम निकल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस वहां पे कॉल कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना हो मुझसे बात कर सकते हैं। और पूरी उम्मीद रखिए कि अभी भी समय इतना है जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।